निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। श्रद्धेय खेमका सर को नमन। Recording in progress. आदरणीय जेपी अग्रवाल सर को, जिन्होंने हम लोगों को जो ज्ञान दिया, जिसके स्वरूप हम लोग आज एक मंच पर एक दूसरे को अपने ज्ञान विनिमय को शुरू किया है। तो आज हम लोग ट्रीटाइज पार्ट 3 पैर की मेरिडियन, कल हम लोगों ने वार मेरिडियन के बारे में पढ़ा था, आर्गन डिजनरेशन के बारे में। जब डीप लिम्फ का विषय हो, जब किसी विशेष आर्गन का कैंसर हो, सेलुलर लेवल पर हो, तो वहाँ पर लिम्फ मेरिडियन के साथ साथ वार मेरिडियन, एलर्जी मेरिडियन और फाइब्रॉयड मेरिडियन, स्किन मेरिडियन, इन सब का कम्बिनेशन देना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज का विषय है जॉइंट एंड आर्टिकुलर डीजनरेशन वेसल्स, यानी जेडी मेरिडियन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है, जॉइंट मेरिडियन। और हमने प्राइमरली जब क्लास शुरू की थी तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताई थी कि ये जॉइंट डीजनरेशन मेरिडियन स्टमक मेरिडियन के साथ रखी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जॉइंट का मतलब हो गया इंटायर स्केलेटल सिस्टम। जहाँ पर भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम है, उसका स्टमक से रिलेशन है। कैसे रिलेशन है तरुण? स्टमक क्या सेक्रीट करता है वागीश? जो किडनी को कंट्रोल करता है। तो एक केमिकल स्टमक सेक्रीट करता है HCl के अलावा भी प्रोस्टाग्लैंडिन, IF, ग्रेलिनोगैस्ट्रिन। ग्रेलिनोगैस्ट्रिन नामक केमिकल सेक्रीट करता है स्टमक, और ये किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो देखिए, अर्थ एलिमेंट कंट्रोल करता है वाटर एलिमेंट को 5 एलिमेंट साइकिल में, और जॉइंट
किसी भी ज्वाइंट में पेन आने का मतलब हुआ कि स्टमक की हार्मोनी गड़बड़ हो गई। हार्मोनी का मतलब होता है स्टमक से जो सेक्रीशंस हैं, मोटा मोटा तौर पर हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सेक्रेट करती है स्टमक, जो डाइजेस्टिव जूस के रूप में जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना और बोलस को मतलब और पतला से पतला भाग में तोड़ने का काम करता है। उसके अलावा इस तरीके के बहुत छोटे छोटे हार्मोन्स से कहिए या केमिकल कहिए, वॉटएवर। आवाज़ कम आ रही है तो आवाज़ फुल कर दीजिए भाई। अब बोलना सर। अब आवाज़ ठीक है? ओके, अब ठीक है। और बढ़ा सकते हैं हम थोड़ा सा आवाज़? ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए जॉइंट में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी उसमें स्टमक का रोल ज़रूर है। स्टमक हीट का रोल हो सकता है, स्टमक इन का रोल हो सकता है, स्टमक की का रोल हो सकता है। तो ये अलग अलग विषय है कि कैसे इसको हम कंसीडर करेंगे, इस पर चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन आप सबको एक इंडिकेशन हमने बताया कि Li के साथ Nd क्यों कनेक्टेड है, OR के साथ ट्रिपल वार्मर ही क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि डीप लिम्फ लेवल पर केमिकल इम्बैलेंस के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। और डॉक्टर वॉल ने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को हार्मोन्स की मेरिडियन बताया। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्लू हैं जो आपको हमने देने का प्रयास किया है तो इसमें बहुत सारी बातें बताने की, लेकिन ये फिर डिफरेंट क्लास हो जाएगी। तो अभी हम लोग इन फ्यूचर नेक्स्ट मंथ में 5 एलिमेंट थियरी साइंटिफिक लेवल पर कि कैसे वुड एलिमेंट क्रिएट करता है फायर को, फायर अर्थ को, अर्थ मेटल को, और फिर उसकी कंट्रोलिंग कैसे है, कौन से केमिकल सेक्रीट करता है और कौन से केमिकल सेक्रीट करने से ये बॉडी वाटर एलिमेंट और स्केलेटल सिस्टम एक साथ है, कौन सा केमिकल सेक्रीट करने से फायर में हार्ट है, कौन सा केमिकल सेक्रीट करने से वुड में लीवर और गॉल ब्लैडर ही है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें हर चीज़ को अपनी प्रेजेंट को साइंटिफिक लेवल पर लेके जाना है, तभी इस थेरेपी की मान्यता और आगे बढ़ने पर जो हमारा संस्थान काम कर रहा है हम सब लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भी देखिए कि इलाहाबाद की क्लासेस जितनी भी कैप्सूल कोर्सेज हो रहे हैं उसमें साइंस को प्रायोरिटी दी जा रही है, साइंस को आपके सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, कैसे आप इस बात को समझें। तो जॉइंट की अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले स्टमक को हमें चेक करना पड़ेगा। अब स्टमक में जो मेन विषय है, स्टमक यांग आर्गन है, आप सभी लोग जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, सारे लोगों को पता है स्टमक यांग आर्गन है, महत्वपूर्ण बात है। और किसी यांग आर्गन में इनडिफिशियंसी नहीं है, ओनली स्टमक जो यांग साइड से चलता है, कहाँ तक, स्टमक 30 तक, इसके बाद 31 के बाद साइड में आता है और फिर पैरों में चलता है यांग साइड से, थाई पर बिल्कुल फ्रंट से चलता है स्टमक 30, 31, 32, 33 और 34, 35 फिर जॉइंट पर साइड में आता है, फिर 36 साइड में आ जाता है जीबी मेरिडियन से थोड़ा पहले। तो स्टमक मेरिडियन में इनकी डिफिशियंसी होती है और स्टमक मेरिडियन में की डिफिशियंसी होती है। की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, इनकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, स्टमक की इंटीरियर हीट बढ़ेगी तो क्या होगा और स्टमक हीट बढ़ेगी तो क्या होगा। ये सब जॉइंट डीजेनरेशन में हेल्प करते हैं। अगर स्टमक की डेफिशिएंट है तो जॉइंट की मूवमेंट में फ़र्क आएगा, मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो स्टमक
की का ट्रीटमेंट जॉइंट मेरिडियन के साथ देना है। और अगर स्टमक अगर जॉइंटों में फ्लूइड की प्रॉब्लम है, सिंपली डॉक्टर कहते हैं कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है या ज़्यादा हो गया, दोनों ही कंडीशंस में स्टमक इन की डिफिशियंसी पर उपचार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम दे रहे हैं। और अगर जॉइंटों में इन्फ्लेमेशन है, अब इन्फ्लेमेशन होगा तो स्टमक की इंटीरियर हीट या स्टमक हीट बढ़ी होगी। अब इसको कैसे डायग्नोस करेंगे ये एक अलग विषय है। अगर इस पर बात करेंगे तो आज की क्लास आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो देखिए, जब भी घुटने में पेन हो, आप घुटने को टच करिए। कहाँ से टच करेंगे? पिछली तरफ से, आगे से नहीं। आगे से स्किन मोटी और फ्लैबी होती है। पीछे की यांग है तो तेज़ी से बताएगी, आगे की इन है तो स्लो बताएगी। वो भी कारण हम बता रहे हैं। तो पीछे से आप घुटने को टच करके देखिए। अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो घुटने में दर्द भी होगी और हीट बढ़ी होगी, घुटना गर्म होगा, रेडिश हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं इस पर बात करने के। तो इस पर बात तभी करेंगे जब इस पर कभी क्लास लेंगे, नी जॉइंट का या किसी जॉइंट पर स्पेसिफिक क्लास 2 दिन की, तब हम चर्चा करेंगे। तो आपको 3 बातें बताई हैं कि अगर आपके जॉइंट की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ रहा हो, धीरे धीरे चल रही हो, थोड़ी देर के बाद जब उसमें मूवमेंट बढ़ जाए तो जॉइंट मेरिडियन जो एरिया का है, डायफ्राम से नीचे 1 नंबर पॉइंट, डायफ्राम से नेक तक 2 नंबर पॉइंट और डायफ्राम से ऊपर हेड तक का 3 नंबर पॉइंट, उसके साथ में अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो हाथ की उंगलियां बहुत धीरे धीरे चलती हैं, अकड़ी ऐसी रहती हैं, तो यहाँ की डिफिशियंसी देना है। और जॉइंट के बीच में, हड्डियों के बीच में अगर साउंड आने लगे, यानी साइनोवियल फ्लूइड सूख रहा है या लिगामेंट टेंडन्स में नरिशमेंट नहीं पहुंच रहा है, तो स्टमक इनका ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर इन्फ्लेमेटरी पेन है, आता और जाता है, तो वो हीट का है, इंटीरियर हीट का या स्टमक हीट का है। हमने आपको एक अलग तरीके का अपनी बात बताने का प्रयास किया है कि आप इसको करके देखिएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंटों में किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करिएगा। और जॉइंट डीजनरेशन मेरिडियन, जेडी मेरिडियन, सेकेंड टो के नाखून के पास, सेकेंड टो के नाखून के पास 2 बोन होती है पैरों में, टिबियल बोन एंड फिबुलर बोन। अंगूठे की तरफ कौन सी बोन होती है? टिबियल बोन होती है, और छोटी उंगली की तरफ फिबुलर बोन होती है, टिबिया एंड फिबुला। तो टिबियल अंगूठे की तरफ होती है। तो इसमें जेडी मेरिडियन स्टमक मेरिडियन के पहले जो थंब साइड का एरिया है वहाँ से शुरू होती है जेडी मेरिडियन, और पाँव से प्रारंभ हो करके, नाखून के टो से प्रारंभ हो करके ये ऊपर की तरफ आती है। और इसमें बिंदुओं की कुल संख्या सिर्फ 7 है। 7 पॉइंट डॉक्टर वॉन दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरिडियन बाइलेटरल है। तो सबसे पहले हमें जानना है जॉइंट एंड आर्टिकुलर डीजनरेशन वर्सेस डीजनरेशन ऑफ वेरियस जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जहाँ पर डीजनरेशन हो रहा हो उसका उपचार करते हैं। जॉइंट ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी हाथ और पैरों की। जॉइंट ऑफ पेल्विस गर्डिल, कूल्हे की हड्डी का उपचार। जॉइंट ऑफ वर्टिब्रल ऑफ स्पाइन, स्पाइन के अंदर। अब देखिए, आपको एक बात बतानी है
कि सबसे ज़्यादा हर्निएशन किस में होता है? स्पाइन में। हर्निया सबसे ज़्यादा स्पाइन में होता है। L3 L4 हर्निएशन आप देखिएगा, बहुत सारी रिपोर्ट देखिएगा। ये सारी बातें मैं तब बता पा रहा हूँ कि डेली 10-20 रिपोर्ट मेरे पास आती हैं, मैं देखता हूँ तब ये बात बता पा रहा हूँ। तो ये हर्निएशन का कारण क्या है? स्टमक और स्प्लीन। चाइनीज कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी तरह का हर्निएशन होता है उसके लिए स्टमक, चाहे वेरिकोज वेन्स हो चाहे हर्निएशन हो, उसके लिए स्टमक और स्प्लीन। हार्निया जिसको कहते हैं उसको हर्निएशन बोलते हैं स्पाइनल कार्ड में, उस पर कि एक तरफ से बोन थोड़ी साइड से बल्ज करके निकल जाती है, खिंच जाती, बाहर की तरफ उसका प्रोजेक्शन हो जाता है। तो ये अलग अलग विषय है, अभी हम लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ज्वाइंट ऑफ ऑल वर्टिब्रल स्पाइन। तो अगर एक आप लोगों ने नाम सुना होगा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मेरे पास बहुत पहले 2004-05 में एक पेशेंट आया था, पहला एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको साइंटिफिकली एंकोलाइजिंग ही बोलते हैं, और दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। अगर आप चेक करेंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज है। और पेशेंट मेरे पास आता था और क्या होता था, दूसरे रूप में इसको बोलते हैं बम्बो स्पाइन। जो ज्वाइंट हैं वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ज्वाइंट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और स्पाइन पूरी जुड़ जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि स्पाइन पूरी क्यों जुड़ रही है। तो ये बात समझने के बाद हमें समझ में आया कि यहाँ पर क्यों जुड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इन है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, और की है तो उसकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपको अभी ही बताया था की कमी होगी तो मोबिलिटी खत्म हो जाएगी। इन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपस में मर्ज कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इन इज कॉन्ट्रैक्शन, यांग इज एक्सपेंशन। तो उसको हमने ऐसे कंडीशंस में स्टमक की के साथ जॉइंट के पॉइंट दिए थे, जो आयुर्वेद में हमारे वर्टिब्रल डिवीजन्स के हैं। 1-7 टोन टू 5 सेडेट, बस 3 भी टोन मांगता था, 4 भी टोन सेडेट मांगता था, 3 भी सेडेट मांगता था। तो मैक्सिमम मैग्नेट की बजाय हमने क्या किया, आकाश बढ़ाया, 2 हार्डनिंग कम की, 3 हार्डनिंग कम, 5 हार्डनिंग कम की, 7 उसका डायरेक्शन, मूवमेंट उसका डायरेक्शन है हमारी स्पाइन का, अगर वो नहीं है, इतना बढ़ाने के साथ केवल स्टमक की का ट्रीटमेंट दिया। और हमने बोला कि 4-5 महीने लगाइए। तो वो रिटायर आर्मी के मेजर रहे, और जब लगाना शुरू किया तो 3-4 महीने बाद फ़ोन आया, डॉक्टर साहब मैं लगा तो रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, फ़ायदा तो नहीं कुछ, लेकिन अच्छा लग रहा है। कौन सी डिजीज़ थी, ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। 7-8 महीने के बाद उनकी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी रेट बढ़ने लगा, और अभी भी वो मेरे संपर्क में है, और 6-7 सालों से पॉइंट लगा रहे हैं। अब वो अपने काम खुद कर लेते हैं। इतनी सक्षमता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में को ठीक करने की। मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हैं, सत्य है कि बिल्कुल नहीं ठीक है, लेकिन जहाँ पर उनकी बॉडी अपने आप खड़े हो नहीं सकते थे, गर्दन ऐसे अकड़ी हुई, गर्दन भी नहीं घूम सकती, वो घूम के तभी गर्दन घुमा सकते थे, तब उनकी मूवमेंट भी ठीक चल रही है। तो विषय ये है कि सब्जेक्ट को समझना है। उसी समय डॉक्टर वॉल की मेरिडियन फिर नई आई थी, तो हमने जेडी मेरिडियन के सारे पॉइंट टोन कर दिए, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशंस थी, क्रॉनिक कंडीशन है, तो हमने क्या कर दिया, टोन कर दिया। तो ये बात आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने इनडेफिशिएंसी नहीं दिया। इनडेफिशिएंसी देते तो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती बोन। तो कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन यांग समझ में आ गया तो टोटलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है,
अच्छा, जिनको नहीं आराम मिलता उसको ट्रीट करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ हमारी फेलियोरिटी है। एक्सेप्ट करना सीखिए कि हम उनकी रूट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिस दिन आप उसकी फेलियोरिटी को समझने लगेंगे, आप अपनी स्टडी बढ़ा देंगे, अपनी सोच को और ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर देंगे। और जितना ज़्यादा आप सोच डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लिखा बट फ्लूइड कम हो तो इनडेफिशिएंसी देना होगा सर। हाँ, फ्लूइड कम होगा तो इनडेफिशिएंसी देना होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा तो भी इनडेफिशिएंसी देना होगा। साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा है या कम है, दोनों कंडीशन में इनडेफिशिएंसी। अगर मूवमेंट की प्रॉब्लम आ रही है प्राइमरली तो की डिफिशियंसी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने बताई है आपको। शोल्डर गर्डिल, शोल्डर गर्डिल शोल्डर के जॉइंट्स का ट्रीटमेंट। ऑल जॉइंट सर्वाइकल के प्रथम वर्टिब्रा के जोड़ से लेकर के सभी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये टेम्पोरल रीजन है, ये फ्रंटल रीजन है, ये टेम्पोरल रीजन है, ये ऑक्सीपिटल रीजन है, ये पैराइटल रीजन है, ये ऑक्सीपिटल रीजन है। तो जितने जोड़ हैं जा के जॉइंट ऑफ द ऑक्सीपिटल एंड हेड, ये ऑक्सीपिटल जो सर्वाइकल से बोन 1 से जुड़ा हुआ है, उसके नीचे उस मेडुला के ठीक नीचे C1 है। इन सभी ज्वाइंटों का ज्वाइंट ऑफ अल्टेंटो एक्सिलीज सर्वाइकल की जो प्रथम वर्टिब्रा है और जो आपके शोल्डर के एक्सिला से जुड़ती है, उसका भी ट्रीटमेंट। आप देखिएगा अगर यहाँ सर्वाइकल 1-2 के पास पेन हुआ तो एक्सिला में भी पेन हो सकता है, बहुत बड़ा क्लू है। अगर आपकी सर्वाइकल 1-2 में पेन है तो आपके ब्रेन और फेशियल रीजन में खिंचाव होगा। C4, 5, 6 से है तो ये पूरा चेस्ट रीजन आगे पीछे खिंचाव होगा, कनेक्टिविटी है ये। तो आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट का अपना काम करना होगा। दिस मेरिडियन आल्सो ट्रीट synovial membrane of all joint and synovial fluid of the joint get dried up and joint become stiff। अगर ड्राई अप हो जाएंगे साइनोवियल फ्लूइड तो जॉइंट क्या होंगे, स्टिफ होने लगेंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। दिस मेरिडियन ट्रीट एलर्जी इरिटेशन इन जॉइंट। एलर्जिक इरिटेशन अगर जॉइंट में है तो जॉइंट डीजनरेशन मेरिडियन के साथ एडी मेरिडियन का ट्रीटमेंट ऐड करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पढ़ने से, बार बार पढ़ने से आपके दिमाग को हिट करती हैं। जब आपके पास गंभीर पेशेंट आते हैं तब आपको ये सब चीज़ें फॉलो अप करनी होती हैं, क्यों हमें स्टडी की ज़रूरत है। दिस मेरिडियन आल्सो ट्रीट टॉक्सिक इरिटेशन इन जॉइंट। जॉइंट में अगर टॉक्सिक इरिटेशन है, केमिकल इरिटेशन है, तो इस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और साथ में देखिए क्या है, एलर्जी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। दिस मेरिडियन आल्सो ट्रीट रूमेटिज्म ऑफ द जॉइंट। जॉइंटों में अगर रूमेटिज्म का है तो भी ये काम करती है। दिस मेरिडियन हैज ए 1 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, 1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ जॉइंट इंक्लूडिंग स्पाइन। तो क्या बताता है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट के बारे में? हमने डिटेल से बताया कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस, इन बिंदुओं पर उपचार करना चाहिए। व्हाट इज द जॉइंट एंड व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड? जॉइंट इज ए जंक्शन ऑफ 2 बोनी एंड।
दो बोन का आपस में मिलना वो ज्वाइंट कहलाता है। इट इज enclosed within a specialized membrane known as synovial membrane, which is tough, strong, and inner surface is secretory by nature। उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें सेक्रेशन का नेचर है जो साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है। It continuously secretes a fluid as a synovial fluid which act as a lubricant and provide nourishment। synovial fluid nourishment भी करता है and kissing surface of two bone, जो दो बोन के आपस में मिलने का है, रगड़ खाने का, उससे भी बचाने का प्रयास करता है, उसको स्मूथ रखता है। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो ये एक तरीके के साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा भरा होता है। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इतनी जल्दी से ये रप्चर नहीं होती। और ये जोड़ों के बीच में लुब्रिकेशन का काम करती, स्मूथ होने का काम। आप देखा है स्मूथ एंड स्टिकी वाटर एलिमेंट के गुण में आता है आयुर्वेद में। तो इसलिए सारे को इलाहाबाद संस्थान ने होलिस्टिक बना दिया कि सभी चीज़ों को आपस में सारे गुण को मिला के पढ़िए और फिर आपके ट्रीटमेंट का लेवल अपने आप ऊंचा होता चला जाएगा। What is degeneration of arthritis? It is come in men and women in later part of life। सभी में 50, 55, 60 साल के बाद ये शुरू होती है। लार्ज जॉइंट आर कॉमनली अफेक्टेड। बड़े जोड़, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट या एल्बो जॉइंट, ये अफेक्ट करते हैं। ऑफन द जॉइंट इज इन्वॉल्व्ड, कॉमनेस्ट बीइंग हिप जॉइंट। आजकल देखिए हिप जॉइंट का बहुत ज़्यादा आ रहा है, एवियन करके, एवेस्कुलर नेक्रोसिस करके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो किसी न किसी प्रॉब्लम में उन्होंने अच्छी मात्रा में स्टेरॉयड खाई हुई है। हमारे पास 12 से 14 पेशेंट पिछले 2-3 सालों में एवियन के आए, एवेस्कुलर नेक्रोसिस इन हिप जॉइंट। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 5-7 में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो चलना फिरना अच्छा शुरू कर दिए। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस या हिप जॉइंट में सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि ये एरिया सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। एब्डोमिनल आर्टरीज, जो सीलियक आर्टरीज है, जो लोअर एब्डोमेन के माध्यम से पैरों और इलियक जॉइंट में, इलियोसिकल जॉइंट्स में सेक्रीशन देती है, क्योंकि सैक्रम और सिकम का एरिया कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर सप्लाई पहुँचना बहुत मुश्किल होती है। तो अब देखिए, इन केस ऑफ स्पाइनल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है? नैरो हो जाना। नैरो कब होता है? कोई चीज़ अपना स्पेस कम क्यों करता है? जब उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता। तो यहाँ इस स्टमक इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना जी। तो ये सब चीज़ें हमने आपको एक क्लू दिया है, एक चीज़ दी है, आप लोग करिएगा और शेयर करिएगा कि आपको आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा तो मैं करेक्ट करूँगा कि कहाँ पर आप सिलेक्शन में आप गलती कर रहे हैं। थैंक यू। द डिजनरेशन कंडीशन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। अगर साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा? कार्टिलेज और बोन बिकम कॉन्ट्रैक्टेड, सूखने लगेंगे, ड्राई हो जाएंगे। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, देयर इज नो लोकल इन्फ्लेमेशन। अगर वहाँ पर लोकल इन्फ्लेमेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस नहीं है,
यानी फ्लूइड की कमी से या नरिशमेंट की कमी से प्रॉब्लम आती है। इट इज़ ए मस्कुलर एट्रोफी ओनली फ्रॉम द डिस्कस। तो मस्कुलर एट्रोफी हो रही है, यानी मसल्स ड्राई हो रही हैं, सूख रही हैं, उसको पूरा नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन पर उपचार करेंगे। तो आप देखिए पैर की छोटी उंगली में, आप लोग अपनी किताब में हिंदी और इंग्लिश खोल सकते हैं। इंग्लिश में 61, 59 एंड 60 पेज पर है, और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 64, 65 पेज पर है। आप देख सकते हैं इसको। JD1 ये मेजरमेंट पॉइंटेड फॉर डिजनरेशन ऑफ जॉइंट एंड आर्टरीज। आर्टरीज का भी इसीलिए बोला ना कि जॉइंट्स में इरिटेशन होती है। लोग कहते हैं चलते फिरते हैं तो आपस में रगड़ खाने से बड़ा इरिटेशन होता है घुटनों में, तो आर्टरीज को भी ये ट्रीट करती है, यानी जो घुटनों को ब्लड सप्लाई देती है आर्टरीज, उसमें भी ये हेल्प करती है, या कहीं के जॉइंट पर जहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है। तो आपको बताया कि JD के साथ स्टमक को भी ट्रीट करेंगे, और स्टमक के साथ AD मेरिडियन पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो AD मेरिडियन, JD मेरिडियन, जितनी लिम्फ मेरिडियन के वो है उसको छोड़ के डायफ्राम से नीचे 1 नंबर पॉइंट, डायफ्राम से नेक तक 2 नंबर, उसके ऊपर 3 नंबर, और साथ में CMP पॉइंट याद रखिए, दैट्स इट। तो ये JD1 ज्वाइंट ऑफ पेल्विस गर्डिल, तो यानी आपके डायफ्राम लाइन से लेकर के पैर के टोज तक जितने भी ज्वाइंट्स हैं, स्पाइनल कार्ड के, इलियोसेकल ज्वाइंट्स, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, आपके पैर में कौन सी बोन बड़ी होती है? फीमर, और उसके बाद टिबिया एंड फिबुला। किसी के भी ज्वाइंट में भी इरिटेशन है तो ये JD1 उसका मास्टर पॉइंट है, डायफ्राम से नीचे सभी पॉइंटों के, इसी के बारे में बता रहा है। और JD11 अगर आप पैर में देखेंगे तो नाखून की जड़ में, जैसे आपने ये पैर देखा, ये पैर की उंगली मानिए, तो पैर के नाखून के जड़ में JD1 है, और उसी के साथ पहले जॉइंट से ठीक नीचे नाखून की तरफ JD11 है। तो अगर जॉइंटों में इरिटेशन है, आपके पास जॉइंट का डीआर्टिकुलेशन लेकर के कोई आएगा, हड्डियों के बीच में स्पेस कम लेके आएगा, तो वो व्यक्ति क्रॉनिक केस ही होगा, एक्यूट वाला नहीं आएगा। एक्यूट वाला वही आएगा जिनको अचानक से घुटने में चोट लग गई तो वहाँ से डेट करेंगे, लेकिन जितने भी क्रॉनिक आएंगे आप सभी लोग उसको, साउंड ब्रेक हो रही है, सर एक ही नहीं लिखते तो मुझे लगता है ठीक है, अगर एक को लिखेंगे तब चल जोड़ा कनेक्ट किया ना, देखिए यहाँ पे हरा हरा आ रहा है, तब आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ तो आ ही रहेगी, बोलूँगा तो आएगी, उधर नहीं जा सकते। सर से उसके अलावा सब कुछ ठीक है, ओके। तो JD1-1 ये टॉक्सिन इरिटेशन हो जॉइंटों में, अगर जॉइंट में टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाए, अचानक से आपके पास कोई आता है और बोलता है कि कल तक मेरे घुटने बिल्कुल ठीक थे लेकिन अचानक से सूजन आ गई, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि टॉक्सिक इरिटेशन है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको, अगर अचानक से लेके कोई आया कि घुटने उठने ठीक चल रहे थे, 2 दिन से सूजन आ गई, तो ऐसी कंडीशंस में
देख लो भाई, कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब साउंड ठीक आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं है? ओके ओके, थैंक यू। तो अचानक से कहीं घुटने में या किसी जॉइंट में इरिटेशन हो जाती है, तो उसके लिए अगर पैर के घुटने में आई या पैर डायफ्राम से नीचे आई, तो JD1 के साथ JD1-1 केमिकल लेवल का चेंज हुआ। खाने पीने में कुछ बाहर का खा के आए तो आपको पता ही बाहर केमिकल चेंजिंग बहुत मिलती है, तो ये JD1-1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो गया। और दूसरा है JD1A, जॉइंट के ठीक नीचे। अगर आप जॉइंट देखेंगे तो जॉइंट के ठीक नीचे JD1A है। अगर एलर्जिक इरिटेशन आप जॉइंट है, कुछ लोग ऐसे आते हैं कहते हैं अगर ये चीज़ मैं खाता हूँ तो मेरे घुटने में दर्द हो जाता है। खास तौर से क्या चीज़ होती है, हमने देखा हुआ है कि जो लोग छाछ पी के आते हैं उनके घुटनों में दर्द हो जाता है कुछ लोगों को, तो ये एलर्जिक डिजनरेशन है। तो उसमें आपको JD1A ऐड करना होगा। तो ये मेरिडियन में कुल 7 पॉइंट हैं मुख्य रूप से। JD1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ऑल जॉइंट इंक्लूडिंग जॉइंट एंड स्पाइनल वर्टिब्रा, उसके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस के बारे में बताते हैं। दूसरा है उसके ठीक नीचे, दूसरे जॉइंट के नीचे AD1C। AD1C द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल जॉइंट, यानी हेड से लेकर पैर तक के सभी जॉइंटों की साइनोवियल मेम्ब्रेन का पॉइंट है। कि किसी को कहते हैं कि घुटने की मेम्ब्रेन फट गई है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो क्या करेंगे? आपको मेम्ब्रेन वीक हो गई तो टोन करना पड़ेगा। और दूसरा, मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो टोन करना पड़ेगा। अगर मेम्ब्रेन डायलेट हो गई तो सेडेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट में खास तौर से आता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सेडेट करेंगे। अगर रिपोर्ट में डायलेटेड आ रही है कि नी साइनोवियल फ्लूइड डायलेटेड, फटी नहीं है, मोट और बड़ी हो गई है, बाहर की तरफ निकल रही है फ्लूइड के साथ, जैसे हार्निया में बाहर की स्किन के साथ थोड़ा सा लटक जाता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? डायलेट हो गई है। अब कहेंगे कि तो बड़ी हो गई तो छोटा करना है, नहीं, डायलेट हो गई, ढीली हो गई है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, टोन करना पड़ेगा। बल्ज आउट हो गई है, ठीक है, तो इसको टोन करेंगे। JD1 से इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप अपनी 5 एलिमेंट थियरीज, 10 एलिमेंट थियरी के साथ जैसे प्रॉब्लम हो उस तरह के इस टिश्यू मेरिडियन का सिलेक्शन कर लें। उसी तरीके से आपके आयुर्वेद में 7 टिश्यू मेरिडियंस बताई गई हैं। JD2 ये जॉइंट आपके पैर की उंगली में जो थर्ड जॉइंट है उसके नीचे यानी फिंगर टोज की तरफ JD2 पॉइंट है। और ये शोल्डर जॉइंट, गर्डिल जॉइंट, आर्म, ये नेक, गर्डिल, शोल्डर जॉइंट सबको कनेक्ट करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है JD2। लोअर सर्वाइकल थोरैसिक वर्टिब्रा C4 to C7, थोरैसिक 1 से लेकर के थोरैसिक 12 तक, यानी नेक से लेकर के थोरैसिक 12 तक, डायफ्राम लाइन तक को ये कनेक्ट करता है। जॉइंट ऑफ शोल्डर, जॉइंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये फिंगर के जॉइंट जो मेटाकॉर्पल है उनके जॉइंट। JD3 मेजरमेंट पॉइंट
of joint and articulation of degeneration of head regions की बोन का। तो देखिए CB1 एटलस, CB2 एक्सिस ज्वाइंट सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2 को जोड़ता है। तो आप देखते हैं जब स्पाइन का कर्वेचर देखा जाता है तो कहाँ से देखा जाता है, CB1 CB2 से सर्वाइकल 1 और 2 का। अगर कहते हैं कि ये सीधी है, कर्वेचर ठीक मिल रहा है, कौन सा, सेकेंडरी कर्वेचर लंबर का, और सर्वाइकल इज सेकेंडरी कर्वेचर ऑफ स्पाइन, थोरैसिक सैक्रल सैक्रल इज प्राइमरी कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो उसी को चेक करते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या ये अपनी एक्सिस पर है या नहीं। तो कहते हैं लॉस ऑफ कर्वेचर, लॉस ऑफ लंबर कर्वेचर या लॉस ऑफ सर्वाइकल कर्वेचर, यानी जो एक्सिस होनी चाहिए अगर उस पर नहीं है तो जो भी जॉइंटों में पेन आएगा उसका ये पॉइंट है JD3। क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो टोन, एक्यूट प्रॉब्लम है तो सिडेट। अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा ज्वाइंट C1 to C4, अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से C4 को जोड़ता है। ज्वाइंट ऑफ एटलांटो ऑक्सीपिटल सर्वाइकल 1 और खोपड़ी को जोड़ने वाला बिंदु जा, यानी आपकी जबड़े को, दोनों अपर जबड़े को। तो देखिए यहाँ पर खेमका सर ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अपर जा, ये अपर जा में अगर प्रॉब्लम है तो JD3 के साथ TW23, ये TW23 है। ट्रिगर फिंगर, जहाँ पर गोली मारते हैं ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। तो TW23 के साथ JD3। अगर लोअर जा की प्रॉब्लम है तो JD3 के साथ ST2, ST1, ST2। ये पॉइंट ऐड करना है, इसीलिए हमने बोला कि जब हम लोग कभी बात करेंगे सबकी सहमति होगी तो ट्रीटाइज 5 के साथ सारी कनेक्टिविटी हम लोग चर्चा करेंगे। जी, JD1C टोन होगा क्योंकि वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है। JD मेरिडियन कंप्लीटली क्योर डीजनरेशन इन सर्वाइकल। कंप्लीटली क्योर करने के लिए आपको क्या करना है कि JD मेरिडियन के साथ साथ AD मेरिडियन, ND मेरिडियन, नर्व सप्लाई और साथ में AD मेरिडियन, यानी ब्लड वेसल्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहाँ से ब्लड सप्लाई अच्छी हो। तो जब सब कुछ अच्छा होगा तो क्योरेबल है 100%। बोन में गैप मीन्स क्रॉनिक कंडीशन। बोन में गैप होने का मतलब क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन यानी कोई भी चीज़ आप रखें अगर वो सूख जाती है तो उसकी साइज क्या होती है, या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर हमें सारी चीज़ें साइनोवियल मेम्ब्रेन के पॉइंट के साथ साथ आपके सारे पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइब्रॉयड एंड इंटरस्टिशियल डीजनरेशन फाइबर मेरिडियन। ये आपकी थर्ड टो में टिबियल साइड में डार्सल की तरफ होके चलती है। आप लोग देखेंगे फाइब्रॉयड मेरिडियन के बारे में कि थर्ड फिंगर में थंब की तरफ टिबियल बोन की तरफ चलती है और इस मेरिडियन में कुल 5 पॉइंट हैं। तो अगर कहीं पर भी फाइबर बनना शुरू हो गया, फाइबर का मतलब हार्डनिंग, वहाँ का सरफेस जैसा होना चाहिए स्मूथ, अगर वैसा नहीं है फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी लॉस होती है, तब फाइबर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु में कुल 5 पॉइंट हैं और ये मेरिडियन बाइलेटरल है। दिस मेरिडियन ट्रीट फाइब्रॉयड। फाइब्रॉयड का मतलब वहाँ पर जहाँ पर फाइब्रॉयड बनता है वहाँ नर्व और ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो नर्व और ब्लड सप्लाई उस एरिया में बढ़ानी है। तो नर्व सप्लाई बढ़ानी है तो एनडी मेरिडियन, ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो एडी मेरिडियन के साथ सीआई मेरिडियन।
तो क्या क्या ट्रीट करता है? फाइब्रोसिस यानी तंतुओं के बढ़ने से कड़ापन हो जाना, वहाँ पर फाइबर बन जाता है। कब बनता है? जब वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जाती। आप सीधी सी बात एक समझिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ। आप पेड़ की टहनी देखिए, मुलायम और स्मूथ होती है, लेकिन अगर उसके आगे की टहनी सूखना शुरू हो गई, वहाँ पर नरिशमेंट नहीं पहुँचा, तो क्या हो जाती है? धीरे धीरे हार्ड हो जाती है। तो हमारी सेल के अंदर, हमारे टिश्यू के अंदर अगर ब्लड सप्लाई लेवल ठीक से नहीं पहुँच रही है तो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाएगी। उसी को फाइब्रोसिस कहते हैं। सिस का मतलब डेफिशिएंसी कंडीशन है, और सिरोसिस ये भी देखिए डेफिशिएंसी कंडीशन है। और जो कनेक्टिव टिश्यू हैं के बढ़ने से कड़ापन आ जाता, तो सिरोसिस कहाँ पर होता? लीवर में ज़्यादातर आप देखें। फाइब्रोसिस कहीं पर भी हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, ओवरीज में भी हो सकता है, कहीं पर भी। और स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। प्रोड्यूस बाय क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, अगर कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होगा या सेक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है विदाउट कंप्रेशन, बिना किसी दबाव के कोई चीज़ सिकुड़ जाए तो ये क्या होता है? स्टेनोसिस इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब कोई चीज़ सिकुड़ती है, आप रसगुल्ला देखा है, जब उसको आप दबाइए तो क्या निकलेगा? उसका रस। उसी तरह से आपके किसी भी जॉइंट या आर्गन में इस तरह की स्टेनोसिस होगी, खिंचाव होगा। स्पाइनल वर्टिब्रा में देखा जाता कि स्टेनोसिस हो गई है, L4 L5 में स्टेनोसिस हो गई है, तो उसके बीच का जो पैकिंग मटेरियल है वो सेक्रेट कर जाता है, लीक कर जाता है इसी तरीके से। तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। स्ट्रक्चर यानी किसी आर्गन का कोई एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? इन बढ़ गया है, इन बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा। जितना कम इंट्रासेलुलर स्पेस होगा उतना हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। बिगिन ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं और इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं उनमें हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है। और बिगिनिंग आर्ट जो पहले तो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं। फाइब्रोमास ऑन स्किन, स्किन के ऊपर फाइबर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं तो इसको फाइब्रोमास कहते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक पॉलिप्स एंड पॉलीमॉस इस तरीके का बन जाता है। एंड इंडिविजुअल आर्गन फाइब्रोसिस, किसी एक आर्गन में फाइब्रोसिस हो गया। लीवर में फाइब्रो स्कैन किया जाता है लीवर की फाइब्रोसिस चेक करने के लिए, फाइब्रो स्कैन इन ऑफ लीवर। तो ये बताता है कि लीवर की पहली स्टेज लीवर सिरोसिस है या लीवर कैंसर है, ये डिटेक्ट करके बताता है। Any degeneration of connective tissue pertaining to their space, कनेक्टिव टिश्यू के साथ सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू क्या है? आप लोग सभी जानते हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स। ब्लड इज बिग कनेक्टिव टिश्यू जो सारे आर्गन को भोजन पहुंचा के आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड की सप्लाई ही मेन कारण है। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू पर्टेनिंग इंटरनल स्पेस, अंदर के स्पेस ऑफ ए टिश्यू कैन बी ट्रीटेड बाय दिस मेरिडियन, फाइबर मेरिडियन। तो जहाँ जो दो टिश्यूज़ के बीच का जो स्पेस होता है, जब वो आपस में मर्ज कर जाते हैं तो धीरे धीरे वो कड़े हो जाते हैं। आपके घर में ना
सेलिब्रेशन होता होगा बर्थडे या किसी चीज़ का, तो बहुत सारे गुब्बारे आपस में मिला दिए जाते हैं। देखने में पास पास होते हैं लेकिन उनके बीच में भी स्पेस होता है, और जब स्पेस ख़त्म हो जाता है बाई चांस, तो वो क्या करते हैं, आपस में रगड़ खा के फट जाते हैं। तो उसी तरह से आपके सेल के अंदर भी होता है। सेल और कई सारी एक सेल मिलके दूसरे सेल से मिलते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। एक ही सेल ढेर सारे मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है, लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है। हर सेल का अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, आपको पता होगा। तो वो जब तक आपस में उनकी स्मूथनेस होती है, स्मूथ होते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कब तक स्मूथ होते हैं, जब तक नर्व और ब्लड सप्लाई की कनेक्टिविटी अच्छी है। ये बात आप लोग समझ जाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर दो स्थानों के बीच का स्पेस अगर भर जाए तो इसको बाद में फिर हम कहेंगे कि ये डीजनरेशन प्रोसेस हो गया, फाइब्रोसिस होनी शुरू हो गई। तो क्या होगा, वॉल थिकनेस जैसी बातें बताई जाएंगी। कि पहला क्या बताया जाता है डीजनरेशन में, कि आर्गन की आउटर वॉल इरेगुलर है। इरेगुलर हुई तो क्या हुआ, अंदर भी इरेगुलर होगी। अब ये डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो गया, फाइब्रोसिस बननी शुरू हो गई। तब आपको इस मेरिडियन पर उपचार करना होगा। इस मेरिडियन में 2 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हैं, जिसमें से एक सारे शरीर के फाइब्रोसिस का नियंत्रण करता है, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन के फाइब्रोसिस का नियंत्रण करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, म्यूकस कहाँ कहाँ से आता है, नाक से आता है, मुंह से आता है, स्टमक में है। जितने भी डायफ्राम से नीचे आर्गन है सबसे म्यूकस आता है। प्लूरा, लंग्स का प्लूरा, हार्ट का पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम जिसको कहते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ध्यान से समझिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 2 होती हैं, एक म्यूकस मेम्ब्रेन के फाइब्रोसिस का कंट्रोल करती हैं, और शरीर में आई गांठों के उपचार के लिए दोनों ही बिंदु श्रेष्ठ हैं। व्हाट इज फाइब्रॉयड डीजनरेशन? फाइब्रॉयड एंड फाइब्रोमा इज ए ओवर ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल द बॉडी। बॉडी के अंदर ओवर ग्रोथ होकर के कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो आपको फाइब्रॉयड या फाइब्रोमा कहलाते हैं। स्ट्रक्चर बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसकी वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से ये फाइब्रॉयड या फाइब्रोमास बनते हैं। एंड व्हाट इज इंटरटिशियल्स डीजनरेशन? इंटरटिशियल्स मीन्स स्पेस या गैप इन ए टिश्यू, यानी सेल के बीच में जो स्पेस होता है। जैसे आपकी स्किन, आपने अपने हाथ को ऐसे चिपका रखा है, आपको लगता है कि बिल्कुल आपस में मिली हुई है, लेकिन इसके बीच में भी स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा सॉलिड पदार्थ होते हैं जिसमें मिनिमम स्पेस होता है। अगर आयरन भी देखेंगे, लोहे की छड़ भी देखेंगे, तो उसके सेल के बीच में भी इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। तो वो गैप अगर किसी तरीके से भर जाता है, वैकेंट है, एंड बी फिल्ड विद द टिश्यूज अदर देन द टिश्यू, दूसरे सेल से अगर भर जाता है, तो ये आपका इंटरस्टिशियल डीजनरेशन कहलाता है। यानी इंटरस्टिशियल डीजनरेशन और सेल की कवरिंग का आपस में मर्ज हो जाना, यही फाइबर बनने की पहली प्रक्रिया है। तो ये कैंसर होने की शुरुआत है। आप देखिए, हम लोग जब भी किसी का यूट्रस में इंडोमेट्रियल वॉल थिक हो, गॉल ब्लैडर की वॉल थिक हो, लीवर की वॉल थिक हो, मोटी हो जाए, किसी की भी वॉल मोटी हो जाए अपने मेजरमेंट से, तो दिस इज कैंसर डीजनरेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है, आपके इस मिडिल फिंगर में, मिडिल टोज में
आप किताब में देखेंगे तो इंडेक्स टोज की तरफ आपका फाइब्रॉयड मेरिडियन है, और इस मेरिडियन में कुल सिर्फ 5 बिंदु हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं। पहला क्या है? फाइब्रॉयड 1, फाइब्रॉयड 2, फाइब्रॉयड 3। इसके बाद क्या मिला? 2 CMP पॉइंट। एक इंटायर बॉडी के फाइब्रोसिस का CMP पॉइंट है और एक म्यूकस मेम्ब्रेन के बॉडी का CMP पॉइंट है। तो अगर जॉइंट स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस या सेल के सेलुलर स्पेस कम हो जाता है तो फाइब्रोसिस बनती है। तो फाइब्रोसिस में अगर फाइब्रोसिस बनती है तो फाइब्रॉयड मेरिडियन सिस है। अगर क्रॉनिक है तो टोन करते हैं, पुरानी हो गई है तो टोन करते हैं, एक्यूटली अगर है तो सेडेट करते हैं। तो फाइब्रॉयड 1 डायफ्राम लाइन से नीचे जितने भी आर्गन हैं पैरों तक, उनका उपचार करते हैं। दिस इज मेजरमेंट फॉर द फाइब्रॉयड डिजनरेशन ऑफ आर्गन ऑफ एब्डोमेन, माइनर pelvis. It include external urogenital organ, veins of lower extremities, fibroma in liver. आफ्टर लीवर में जो फाइब्रोसिस होती है उसका कारण क्या है? आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो टॉक्सिन है वो लीवर को इफेक्ट करता है। आफ्टर एन एक्यूट सीवियर एनीमिया, अचानक से सीवियर एनीमिया हो जाए तो लीवर के फाइब्रोसिस या फाइब्रोमा बनने के चांस होते हैं। और तीसरी बात दी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी है, ड्यू टू एक्यूट इनसफिशियंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, राइट वेंट्रिकल का क्या संबंध है? राइट वेंट्रिकल में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगर वो लंग्स में जा कर के वापस डिटॉक्स नहीं होता है तो लीवर फाइब्रोसिस होने के चांस हैं, क्योंकि हार्ट इज द सन ऑर्गन ऑफ लीवर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप देखिए, आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं, कार्बोज खाते हैं, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, वॉटएवर, इनके लिए जो उनका फार्मूला होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से ये पूरा स्ट्रक्चर इसका होता है, केमिकल स्ट्रक्चर। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है तो ये वाटर में कन्वर्ट होकर यूरिन स्टूल के साथ निकल जाते हैं। लेकिन कार्बन का डिजनरेशन होना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, ये गैसियस फॉर्म में बॉडी में घूमते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं 4-5 किलोमीटर वॉक करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आपको एक्सेल से ही निकाल सकते हैं, बॉडी के साथ इतनी आसानी से नहीं निकलता। और अगर नहीं निकला तो लीवर में फाइब्रोसिस करेगा, आपके मसल्स में जाके फाइब्रोसिस करेगा, जो बाद में क्या हो जाता है? न्यूरोपैथी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फाइब्रोमास ऑफ लीवर, तो देखिए क्या है, अगर किसी को अचानक ब्लड की कमी हो गई, लॉस ऑफ ब्लड हो गया और एनीमिया हो गई, तो उसका लीवर फाइब्रोसिस होने के चांस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बॉडी में बढ़ गई तो फाइब्रोसिस होने के चांस हैं। और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल इनसफिशिएंट हो, ब्लड को एक्सचेंज करने में नाकाम होता है, तो लीवर फाइब्रोसिस होने के चांस होते हैं। फाइब्रोसिस ऑफ पैंक्रियाज होता है,
नेफ्रोसिरोसिस होता है, लीवर में किडनी में भी सिरोसिस होता है। फाइब्रोमा इन स्प्लीन, स्प्लीन बड़ी होकर हार्ड हो जाती है, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं बाद में चल के। स्टेनोसिस ऑफ पाइलोरस, पाइलोरस का स्टेनोसिस हो जाना, जहाँ से स्टमक से भोजन डियोडिनम में जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर सकरी हो जाती है। और बाइल डक्ट एंड यूरेटर बाई स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू का मतलब क्या होता है, उस पर कट पड़ जाता है, कट पड़ना स्कार टिश्यू होता है। या आप देखिए कि आपकी ग्रोइंग होती है तो आपकी स्किन पर धारियाँ पड़ जाती हैं, स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, स्कार का मतलब स्ट्रेच मार्क से है। तो ये फाइब्रॉयड 1 के द्वारा ट्रीटमेंट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर के यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर यानी सिकुड़ जाना उसका। और पॉलीपोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे सॉफ्ट टिश्यू बन जाते हैं जिसको पॉलीपोसिस कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट। तो फाइब्रॉयड 1, अगर ये एक्यूट अटैक है, आपको पता है कि एक्यूट है तो सेडेट करिए, क्रॉनिक हो गया तो टोन करिए। फाइब्रोसिस में NDCI फाइबर मेरिडियन के CMP को टोन करेंगे, सेडेट टोन करेंगे। पॉप्लियोमास ऑफ यूरिनरी ट्रैक, बहुत सारे लोगों के यूरिनरी ट्रैक पर छोटी छोटी मांस बन जाती हैं जिससे यूरिन पास करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी जलन होती है। सिस्ट ऑफ ओवरीज, सिस्ट ऑफ किडनी, सिस्ट ऑफ लीवर एंड फ्लेबोफाइब्रोमास, यानी फाइब्रोमास जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वापस ले जाती हैं वेंस, उसमें गांठ पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों का वेरिकोज वेंस देखिए तो उसकी ब्लड वेसल्स में जगह जगह गांठें पड़ी होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 51 को सेडेट करना चाहिए। 51 भी फाइब्रॉयड डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटायर बॉडी के ऑर्गन का ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। बेनाइन फाइब्रॉयड ट्यूमर, बेनाइन का मतलब डिजनरेटिव नहीं है, बेनाइन, अच्छा, बेनाइन ट्यूमर। और एडिनोमास, ये नाक में और गले में एडिनोइड्स बढ़ जाते हैं, एडिनोमास। एंजियोमास, एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स से होता है। एंजियोग्राफी किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की ग्राफी होती है कि उसमें कोई गांठ तो नहीं बन गई है। तो ये अचानक से जब गांठ बन जाती है कि ब्लड वेसल्स हेमरेज कर जाती हैं, तो ब्लड वेसल्स उस ऑर्गन की एंजियोमास बना लेती हैं। और फाइब्रोमास गांठ बनाना, फाइब्रोएडिमा और लिम्फेजियोमा। तो शरीर में कहीं भी गांठ हो वहाँ पर फाइब्रॉयड D1B पर उपचार करना चाहिए। और फाइब्रॉयड 1C, फाइब्रॉयड 1C इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ, ये सेकेंडरी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ऑल बॉडी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, इंक्लूडिंग बेनाइन पैप्लियोमास, पॉलिप्स, ये नाक, अभी हमने आपको बताया था पहले ही, पॉलिप्स नाक में, यूट्रस में, एनस में और नाक में। और ये जो है मुंह, नाक, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूट्रस, यानी ये जो माउथ का एरिया जहाँ से सेक्रीशन होता है, माउथ और नोज और इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सभी जगहों पर अगर कोई इस तरह का मांस बनता है तो उसका उपचार करते हैं। फाइब्रॉयड D2, दिस इज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ चेस्ट एंड नेक, नेक एंड मेमेज ब्रेस्ट का। ट्रीट स्टेनोसिस ऑन इसोफेगस,
इसोफेगस का स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस ऑफ हार्ट वॉल, सिकुड़ गई हैं तो फाइब्रॉयड D2 सिकुड़ गई है तो टोन करिए। हार्ट वॉल, हाँ सेडेट होगा, एंजियोमा में सेडेट होगा। फाइब्रो एडिमा या सिस्ट इन मेमोरी ग्लैंड, अगर मेमोरी ग्लैंड में सिस्ट बन गई है तो सेडेट करेंगे। और फाइब्रो स्टार्टिंग है तो टोन करेंगे। सिस्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में सिस्ट बन गई है, सिस्ट बन गई है, अगर इंडिकेशन है कि ये बढ़ के बल्ज आउट हो गई है तो सेडेट करना चाहिए। तो इस तरीके से फाइब्रॉयड D3, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ फाइब्रॉयड डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन ऑन हेड, पूरे ब्रेन के हिस्से में बात करते हैं, इंक्लूडिंग माउथ मेम्ब्रेन, इन द रीजन ऑफ माउथ, नोज, मिडिल ईयर, थ्रोट। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम है तो फाइब्रॉयड D3 के साथ फाइब्रॉयड 1C ऐड कर देंगे। एंड द बोन ऑफ द फेस एंड स्कल, चेहरे और बोन, इसकी स्कल की बोन में प्रॉब्लम है तो फाइब्रॉयड D3 के साथ, इस खोपड़ी में प्रॉब्लम है तो JD3 के साथ ऐड करेंगे। डायग्नोसिस ईयर, ऑस्टियोफाइब्रोसिस ऑफ जॉ, अगर ऑस्टियोफाइब्रोसिस हो गया, जबड़े के बीच में फाइबर बढ़ गया, ये मसल, चेविंग मसल्स हार्ड हो जाती हैं तो मुंह नहीं खुलता। तो मुंह कितना खुलना चाहिए, हमारा मुंह कितना खुलना चाहिए, कैसे पता चलेंगे? बहुत सिंपल सा है, ये अपना 4 फिंगर देखिए, अगर ये पूरा मुंह में चला जाए 4 फिंगर तो सर्जरी सक्सेसफुल रही है। और जैसे जैसे आपकी उंगलियां कम जानी शुरू हो जाए, समझ आइए कि फाइब्रोमास बनना शुरू हो गया। तो JD3 के साथ फाइब्रॉयड 3 ट्रीट करना चाहिए। फाइब्रोमा ऑफ द नेजल, फेरिंजियल रीजन, पॉलीमाप्स, नाक में पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, मसल्स बढ़ जाती हैं तो उसका उपचार। पॉलियोमास ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर अगर दिक्कत आती है तो पॉलिप्स ऑफ ईयर, कान में पॉलिप्स बन जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप लोग बार बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद साथ साथ उसका मनन करेंगे तो आपको बड़ी तेज़ी से बातें समझ में आएंगी। लिवर सिस्ट में 1D टोन इंसिडेंट, हैं, लिवर सिस्ट में 1D फाइब्रोस 1D, हाँ फाइब्रोसिस है और सिस्ट बनी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो सेडेट करेंगे। और पॉलिप्स में, पॉलिप्स में टोन करेंगे। पॉलिप्स सॉफ्ट टिश्यू होता है, सिस्ट हार्ड होता है, तो हार्ड है तो सेडेट करेंगे, सॉफ्ट है तो टोन करेंगे। स्किन भी ख़त्म हो जाएगी यार ना, है ना? अभी टाइम है ना? हाँ हाँ बहुत टाइम है। नेक्स्ट मेरिडियन है 73 पेज पर इन हिंदी और इन इंग्लिश 68 पेज पर, स्किन डिजनरेशन मेरिडियन। अब देखिए फाइब्रॉयड क्या हुआ, फाइब्रोसिस कहाँ पर हुआ, स्किन के डिजनरेशन से। स्किन क्या हुआ, आउटर कवरिंग, मेम्ब्रेन ऑफ आउटर कवरिंग के डिजनरेशन से। इनके नीचे फैट टिश्यूज को क्या करना चाहिए? अभी फैट टिश्यू की भी मेरिडियन आएगी स्किन के नीचे, तब बात करेंगे। तो देखिए जो फाइब्रोसिस बनती है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी है, आउटर लेयर, जिसको आप स्किन कहते हैं। हमारी आउटर लेयर की स्किन ये है, हर ऑर्गन की लेयर होती है आउटर, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 3rd टो में
बाहर की तरफ फ्यूबुलर साइड से यानी स्मॉल फिंगर साइड से मेरिडियन प्रारंभ होती है और इस मेरिडियन में कुल 7 पॉइंट हैं। यह मेरिडियन दोनों तरफ बाइलेटरल है। तो क्या होता है स्किन डिजेनरेशन से? स्किन डिजेनरेशन वेसल ट्रीट स्किन ऑफ द होल बॉडी। इट आल्सो ट्रीट स्कार, जो आपके चोट के निशान रह जाते हैं उसको स्कार बोलते हैं, उसके उपचार का महत्वपूर्ण पॉइंट है। द स्कार कैन एक्ट एज ए फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस। तो कहाँ पर कट लगा है वो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस है। ट्रीटाइज 5 में इसके बारे में बताया गया कि कहाँ पर कट पड़ा है, तो किस आर्गन में किस एलिमेंट में इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, सी द लोकेशन ऑफ स्कार एंड मेरिडियन ऑन दोज पाथवे ऑफ स्कार अपीयर। जिस पाथवे पर, जिस मेरिडियन पर स्कार होगा उस स्कार के आउटसाइड इंडिकेशन है एंड कनेक्ट विथ आर्गन इनसाइड ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के अंदर आर्गन से कनेक्ट हैं। द स्कार इज मॉइस्टेंड एंड देन ट्रीट। तो अगर आपकी बॉडी पर मॉइस्चर है या कोई चोट लग गई तो आपकी बॉडी पर उस मेरिडियन पर स्कार बन जाते हैं। सर्जिकल स्कार, अगर किसी की सर्जरी हुई है, टाँके लगे हैं, तो उसका भी उपचार यहाँ पर होता है इस मेरिडियन पर, मेथी की पट्टी लगा करके या मसाज करके। स्ट्रेच मार्क ऑन द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस रीजन आफ्टर डिलीवरी। फीमेल में जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो एब्डोमेन के ऊपर स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, तो डिलीवरी के बाद वो स्ट्रेच मार्क रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो मेरिडियन है स्किन की, दोनों फिट में अल्टरनेटिवली अप्लाई मेथी स्ट्रिप ऑन होल स्किन मेरिडियन या स्किन 1 के साथ CMP पॉइंट को टोन करना चाहिए। साथ में AD एलर्जी को सेडेट करना चाहिए। AD1 AD1B को सेडेट करेंगे तो स्ट्रेच मार्क को आप हटा सकते हैं। अब चूँकि अगर वो स्ट्रेच मार्क स्मूथ है तो ठीक है, अगर स्मूथ नहीं है, हार्ड है, तो फाइब्रस मेरिडियन को टोन करना चाहिए साथ में। लाइपोमास हैं तो टोन करना चाहिए सुनीता जी। एंड ट्रीट एलर्जी मेरिडियन along with स्किन मेरिडियन टू फाइंड आउट वेदर द एग्जिस्टिंग एलर्जी इज काज्ड बाई। अगर स्किन पर एलर्जी है तो स्किन मेरिडियन के साथ एलर्जी मेरिडियन का उपचार करना चाहिए। और एलर्जी कहाँ पर होती है? केमिकल एलर्जीज होती हैं इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड कनेक्ट एलर्जी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर की एलर्जी अंदर की एलर्जी से कनेक्ट होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्कार, चोट लगा हो, घाव पर कहीं पर भी स्कार, घावों का उपचार या घाव के जो चिन्ह होते हैं चोट के, उसका उपचार SK1A इंडिकेट स्कार ऑफ फोकस, फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस है। SK1 ट्रीट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, SK2 ट्रीट मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, SK3 ट्रीट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड एंड स्कल रीजन। अब स्किन डिजेनरेशन में क्या होता है? जो स्किन का सरफेस है उसमें परिवर्तन होता है। आपके स्किन के ऊपर क्या बन जाते हैं? दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना। क्या पड़ जाते हैं? आपके स्किन के ऊपर चेंज हो जाता है कलर, स्ट्रेन आ जाते हैं, मार्क आ जाते हैं, पॉक्स आ जाते हैं, हीट रैसेज आ जाते हैं, अदर टाइप ऑफ डिजीज़ ऑन स्किन, बहुत तरह की सोरेसिस, एक्जिमा, बहुत तरह की बातें हैं। और आपके चर्म पर लकीरें पड़ जाती हैं, सलवट पड़ जाता है। चर्म के बालों के रोग, यानी आपकी स्किन के नीचे स्किन का रोग आपके बालों को भी उड़ा देता है। तो ये बहुत सारे स्कार का ट्रीटमेंट स्किन मेरिडियन से करते हैं। इस मेरिडियन में कुल 7 बिंदु हैं, इस बात को समझना है। SK1 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्किन डिजेनरेशन
ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। डायफ्राम से नीचे पैरों तक कहीं पर भी स्किन की प्रॉब्लम हो, पहला पॉइंट सिलेक्शन है SK1। स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन ऑफ एब्डोमेन, स्किन ऑफ लोअर बैक, स्किन ऑफ द सीट कूल्हा जहाँ पर हम बैठते हैं, स्किन ऑफ द लेग, और SK1-1 लिम्फ वेसल्स ऑफ स्किन। तो अगर स्किन के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा तो उसके लिए SK1-1 लेना चाहिए। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करना है, जिसकी स्किन के ऊपर जिस एरिया में बहुत सारे फोड़े फुंसी होते हैं, मान लीजिए पैरों में ज़्यादा होता है, एब्डोमेन में ज़्यादा होता है, तो SK1 के साथ SK1-1। अगर चेस्ट रीजन में है तो SK1- के साथ SK2, और अगर हेड रीजन में फेस पर फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं तो SK1-1 के साथ आपका SK3 लेना चाहिए ट्रीटमेंट में। तो आप देखिए फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो क्या है, एक्सेस कंडीशन है, तो यहाँ पर सेडेट करेंगे। मार्क्स अगर पढ़ के चुके हैं तो टोन करेंगे। अगर फोड़े फुंसी जीवित हैं, अब स्ट्रेच मार्क पड़ के चुका है, कोई चोट में स्टिचेज लग के पड़ चुकी है, तो अब वो ठीक हो चुकी है प्रॉब्लम, लेकिन स्ट्रेच मार्क हैं या स्कार हैं, कट है, तो ऐसी कंडीशन में टोन करना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम में सेडेट करिए। SK1 और SK1-1 और SK1-2 ये एलर्जिक रिएक्शन ऑफ स्किन, इंटायर बॉडी में कहीं पर भी एलर्जिक रिएक्शन है, तो AD मेरिडियन के साथ बॉडी के 3 हिस्से बने हुए हैं, तो जिस हिस्से में प्रॉब्लम है तो SK1 के साथ SK1-2 AD1 के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। SK1-3 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्किन, ये सारी बॉडी की स्किन के मेजरमेंट का पॉइंट है। और SK1A मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्कार ऑफ द स्किन, स्किन के स्कार का है, मतलब कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, कहीं लंबी गहरी चोट लगी है जिसमें स्टिचेज लगे हैं, तो इंटायर बॉडी में कहीं पर भी स्कार हो, डायफ्राम से नीचे है तो SK1 के साथ SK1A, चेस्ट और नेक के बीच में है आगे पीछे कहीं तो SK1 के साथ SK1A। हाँ, स्किन पर तिल आना इस डेफिशिएंसी कंडीशन है, तो SK1 को SK को टोन करेंगे, AD को सेडेट करेंगे। SK2 स्किन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, आर्म, हैंड, नेक, नैप, चेस्ट रीजन, अपर बैक रीजन में। पिंपल्स अगर उसकी दाग पड़ चुकी है तो टोन करेंगे, और पिंपल्स की दाग पड़ चुकी है, पिंपल्स नहीं है, दाग पड़े हैं, मोटे मोटे गड्ढे हैं, तो स्कार के साथ SK1A के साथ SK2 को टोन करना चाहिए। लेकिन पिंपल्स है तो इसी पॉइंटों को सेडेट करना है। तो SK3 स्किन ऑफ हेड एंड स्कल इंक्लूडिंग हेयर, हेयर भी आपके खोपड़ी से निकले हुए स्किन के साथ ही निकला हुआ है। तो देखिए अगर आपके स्टमक पर स्ट्रेच मार्क हैं तो SK1, SK1-, SK1-3, SK1A पर उपचार दें। इसके साथ SP4-PN4 पर भी उपचार देना चाहिए। SP4-PN4 यानी राइट साइड में PN4 और SP4 को भी लेना चाहिए, टोन करना चाहिए अगर स्कार पड़ के चुका है। देखिए जब प्रॉब्लम सेम समय पर है, अब स्मॉल पॉक्स का दाग पड़ा हुआ है तो टोन करना चाहिए, स्मॉल पॉक्स हुआ है उस समय, पॉक्स हुआ है स्मॉल पॉक्स, सेडेट करना चाहिए। जब होके चुका है ठीक है तो टोन करना चाहिए, सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं। एलर्जी एंड तथा चर्म का घनिष्ठ संबंध
संबंध है। अतः स्किन का उपचार करते समय जांच लें कि चर्म रोग का कारण एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो एलर्जी किससे है, जैसे बाहरी चीज़ें, साबुन है, शैम्पू है, लोशंस हैं, ख़ास तौर से कपड़ों में टेरिलीन कपड़े तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देख करके उपचार करते हैं। तो एलर्जिक इरिटेशन एडी मेरिडियन का, AD1A, स्किन मेरिडियन का AD1B, स्किन मेरिडियन का स्किन 1A, स्किन का जिस एरिया में प्रॉब्लम है एलर्जी की उस सबको एक साथ लेकर के इलाज करना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने स्किन मेरिडियन पढ़ा है। कल फैट मेरिडियन पढ़ेंगे और आप सबके जो क्वेश्चन होंगे, आप थोड़ी देर के लिए हम सबके क्वेश्चन भी लेंगे और आगे फिर टिटाइज 4 पर बात करेंगे हम लोग। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कोई सजेशन है तो आप ग्रुप में डालते रहिए, हम ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। प्री ट्रीटमेंट के दौरान सर बता, जुड़ना है।